वो तुम्हारा आ रहा है सन में? चलो कोई बात नहीं। 39 क्वेश्चन करो। फोन है आपके पास? हाँ, मैंने जो ये वर्कशीट भेजी है वो खोल लो। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। तुम्हारा ये वाला चैप्टर मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट, है ना? एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट तुम खुद करोगे, सर्कल्स में कल तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? तो वो जब एंगल ऑफ अच्छा, हाँ फिर लोग की असाइनमेंट करे, वो करवाने के बाद फिर स्टार्ट करवा दूंगी मैं। Angle of shadow, the length of shadow of a person is x meters long when the angle of elevation of the sun is 45 degree. If the length of shadow increases by, length of shadow increase कर गई √3 minus 1 into x meter, find the new angle of elevation of the sun. तो ये आपको निकालना है, ठीक है? h अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? tan 45, ठीक है? h इक्वल्स टू x आ गया, ठीक है ना? अब दूसरे में तुम लिखोगे h अपॉन यहाँ x प्लस √3x माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? ये खत्म हो गया। h और x सेम है, तो h अपॉन √3h इज tan थीटा। हाँ जी, मैंने आंसर ही लिख दिया वैसे तो। समझ में आ गया? तो एच एच कैंसिल हो गया, 1/√3 इज tan थीटा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एच और एक्स इक्वल नहीं थे फर्स्ट वाले ट्राइंगल से? देखे इस वाले से एच और एक्स इक्वल आ गया, है ना? तो यहाँ पर मैंने एच की जगह एक्स लिख दे या एक्स की जगह एच लिख दे, है ना? बात ही मेन तो एंगल निकालना है। मैंने आपको बार बार कहा है, वही 43, 45, 30 और 60। बच्चे भैया करना कुर्ता प्रेस कर जा, ये अभी मेरे साथ ही खाएगा ये वाला। सुबह से तो लेट करके भैया ने जल्दी तैयार होना होगा तो। ठीक है, थीटा आ गया 30। मैंने आपको बार बार वही कहा था, आपकी वैल्यूज ही वही आएंगी। तो आपने खुद थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन को उसके ना, जैसे मेन जो उसकी ग्रिप है वो पकड़ो, हमने साइड्स की रेशियो लेनी है, उन्हीं के थ्रू निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 इज इंपॉर्टेंट। 42, 43 बिल्कुल सेम है। 44 भी आपसे हो जाएगा। इसके बाद 45 करवाऊंगी। 46 मैंने एज अ सेम क्वेश्चन करवाया है। 47 also you can do. Why disconnected? 47 you can also do. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
क्वेश्चन 41 करना था ना। जैसे आपने वो बलून वाला क्वेश्चन किया था ना, गर्ल और बलून वाला क्वेश्चन था आपकी बुक का, बिल्कुल सेम है, इसमें स्पीड दी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा है the length of the angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60. एरोप्लेन कहीं हवा में होगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। दिस इज एरोप्लेन, दिस इज पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड लिखा था ना, तो उसको वैसे लिखना। दिस इज पॉइंट, लेट मी से एरोप्लेन है तो इसको पी लिख दो, है ना, इसको मैं सी लिख रही हूँ। नेक्स्ट इट सेज after a flight of 15 seconds the angle of elevation changes to 30 degree। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनाया तो एरोप्लेन दूर गया होगा, यहां से ये वही कैरी बलून वाला क्वेश्चन था, वहां पे 15 सेकेंड्स नहीं दिया था, आफ्टर सम टाइम का हुआ था। ठीक है, तो पीक्यू जो है वो डिस्टेंस 15 का नहीं है, जो पीक्यू है वो एक डिस्टेंस कवर हुआ है 15 सेकेंड्स में। इट सेज if the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, तो Cp is equal to Qr is equal to 1500 root 3 meter। Find the speed of plane in kilometers per hour। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ प्लेन निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 15 सेकेंड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? पीक्यू। तो मुझे पीक्यू की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो पीक्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी साथ में? क्यू आर नहीं, सी आर। क्यू आर तो वर्टिकल डिस्टेंस है, पी क्यू की वैल्यू सी आर के इक्वल होगी। ये तो बाय डिफॉल्ट है कि मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है, हो सकता है ये लंबा हो, 30 डिग्री का एंगल ऐसे जा रहा हो, है ना, और दूर गया हो, तो हमें नहीं पता। हाँ वो तो बेटा मैंने स्केल के अकॉर्डिंगली थोड़ा ड्रॉ किया हुआ है फिगर को, 30 डिग्री का एंगल स्केल थोड़ी लिया हुआ है, रैंडमली लिया है। ठीक है, तो अब मुझे दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल ए आर क्यू। हम्म, 3000 क्या होगी? ठीक है, तुम प्रैक्टिस कर लेना इस चीज को, तुम जा रहे हो क्योंकि ट्रिप पे, तो वहां पर क्वेश्चन, मतलब तुम कहते हो ना मैथ्स में मार्क्स आ जाते हैं, तो मार्क्स लेकर आने हैं, और प्री बोर्ड्स में भी। ठीक है, एरियाज वाला सच में तुम्हारा डिसअपॉइंटेड वाला टेस्ट था, सच में पढ़ा नहीं था, फिर भी मैथ्स अच्छी होती है ना, तो पढ़कर नहीं आते फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। मैथ्स अच्छी वो होती है कि पढ़कर नहीं आए लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मार्क्स तो आ गए, बट तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा गलतियां थी, कैलकुलेशन भी प्लस फॉर्मूला भी। ठीक, मार्क्स आने चाहिए। अब सॉल्व हुआ क्वेश्चन ये, अगर समझ में आना शुरू हुआ एक्स्ट्रा भी। इसके बाद ना क्वेश्चन 41 42 या 43 दोनों में से एक कर लो, दोनों सेम है। 42 ना 2019 में फाइनल पेपर में था, ये बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 42 ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल बोर्ड्स के पेपर में था। कोशिश करो आपसे बनता है, आपसे ड्रॉ होता है कि नहीं है।
A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degrees. A girl standing on the roof of a 20-meter high building finds the elevation of the same bird to be 45 degree. The boy and girl are on the opposite sides of the bird. तो अगर boy यहाँ पर है, bird यहाँ है, तो girl has to be somewhat here. तो वो किसी रूफटॉप पे खड़ी है, उसकी हाइट उसको बताई हुई है 20. ठीक है, अब इस रूफटॉप पर है, ठीक है, इसको यहाँ से ले लो. So this is the position of the girl, 20-meter high building, observes the angle of elevation of the bird to be 45 degree. ठीक है, तो उसने कहा है if the boy and girl are on the opposite side of the bird, find the distance of the bird and the girl. तो आपको ये डिस्टेंस निकालना, ये भी 20 दिया जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा. कैसे आएगा ये? ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इफ आई टेक दिस एज सी और ये डी, तो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ बी सी पी. 30 वाला एंगल देखो 90 डिग्री है, ट्राइंगल फॉर्म करना चाहिए इसको. ये वाला फिगर ड्रॉ कैसे होगी? एक बॉय है, उसने बर्ड को स्पॉट किया 30 डिग्री वाले एंगल से. दूसरी तरफ एक गर्ल है, उसने बर्ड को स्पॉट किया 45 डिग्री वाले एंगल से. ठीक है, मैंने ये पॉइंट ए इन बिटवीन एक्स्ट्रा ले लिया था, इसको हटा दो. तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 300. तो नाइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने. ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी पी, सी पी अपॉन बीपी कौन सा एंगल हो जाएगा? साइन 30 डिग्री. तो सीपी कितना है नहीं पता, बीपी हमारा है 100, tan साइन 30 होता है 1/2. तो सीपी कितना आ जाएगा? 50. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट 50 मीटर्स है, तो ये 20 आ गया और ये कितना आ गया? 30 मीटर. अब आपको ये जीपी निकालना है. यहाँ पर आर ले लिया, पी आर जी. क्वेश्चन 45 करना है, इसके बाद 44 फिर भी हो जाएगा आपसे. क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 47, 47 भी होना चाहिए.
48 करना है फिर। फोर्टी फाइव। हाँ हाँ, तो फिर पुट करनी होगी, हाँ पेपर में पुट करनी होगी हमें। बना। तुमने क्या बनाई है? एक मिनट। ठीक है। A man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top from 60 to 30। सी से डी आने में उसको 2 मिनट लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, फिगर यही बनी थी कि नहीं? दामिर बनाई थी, दिखाओ। ठीक है, चलो। फिगर बननी शुरू हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको देखो इसके बाद क्या करना है, एक साइड दी हुई है और दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। और ट्रायंगल ए बी डी, बस करना वही है। इसके बाद सिर्फ लाइट हाउस होगा, लाइट हाउस ऑब्वियसली स्ट्रेट फिगर होगी। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे इजी टॉपिक लगता है मुझे अगर फिगर बन जाए। और आपको डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ नहीं आएंगे, बिकॉज ये केस ना मैं हर हर क्लास में सुनाती हूँ। देयर वाज दिस, आई थिंक मेरा 2000 बैच था, तो 2098 97 96 की बात होगी, 96 या 95 का फाइनल पेपर। एक ना बलून वाला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री में, वो आया था फाइनल्स में, बोर्ड्स में, और सबको ग्रेस मार्क्स मिले थे। ठीक है, और उसके बाद ना जब हमें टेस्ट में, तब सर ने पढ़ाया था मुझे, तो सर ने ना हर बार ये टेस्ट में पेपर करवाया था, कहते ये आएगा नहीं, बस ऐसे ही करवा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में एक बार आ गया। तो वो स्पेसिफिकली अब कहता है कि तीन एंगल्स वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, तीन ट्राइंगल जिसमें बनते होंगे वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओनली 2 एंगल सिंपल क्वेश्चन जैसे इस वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। वो अभी भी स्पेरिकल बलून वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। किसकी कटी होगी? शेडेड एरिया। हाँ, चल मैं देख लेती हूँ। ये ना पता क्या है, सैम्पल पेपर देखो, मैं देखती हूँ उसमें क्वेश्चन कोई आया हुआ है कि नहीं। वो है ना, क्लैरिटी नहीं है। मैं सैम्पल पेपर मैंने सितंबर में आपको भेजा था, मैं चेक करती हूँ उसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो था, है है बोर्ड में डाला हुआ है। फाइंड द एरिया मैंने आपको करवाया था ना, शेडेड पोर्शन ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चार यहाँ पे ऐसे बनाए हैं।
इसका एरिया निकालना है ना, तो ये थर्ड एक्सरसाइज का ही है ना, तो नहीं कटी हुई। आसान ही आते हैं, ये है ना बोर्ड का, तो नहीं कटा होगा। ठीक है, नहीं 2 मिनट्स बेटा टाइम है, डिस्टेंस थोड़ी ना लिख दोगे, तो बीडी बीडी ही लिखेंगे। ठीक है, ए बी आप लिखोगे 100, बीडी हो जाएगा एट बीडी ओनली 1/√3, तो ये आपके पास आ जाएगा बीडी इज इक्वल टू 100√3। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट अपॉन टाइम। तो आपने ये देखना है 2 मिनट का तो टाइम हमें दिया हुआ है, इस टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, तो वो होगा 100√3 माइनस 100/√3। ये क्या सैम्पल पेपर सच में बहुत मुश्किल दिया इन्होंने। सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का जो मैं छुड़वा देती हूँ कि ये नहीं आना चाहिए, आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है हालांकि। आपका ट्यूसडे को टेस्ट लूंगी, वेंसडे को ना मैं आपको पेपर सैम्पल पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी ये। तो आप क्या लिखोगे इसको, 100 × 3 माइनस 100/√3 × 2, 200/2√3 या 100/√3 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, जिसे आप लिखोगे 100√3/3 मीटर्स पर मिनट। समझ में आ गया। इसके बाद 46 आप कर सकते हो, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एक करवाया है, 47 भी होना चाहिए। 48 करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड। रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, और बोर्ड स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों का पेपर एग्जाम्पलर में से भी आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। तो ये लेक हो गया, एट अ पॉइंट ए, ये ए पॉइंट 20 मीटर्स ऊपर है पानी के। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, कोई आसमान में आपने क्लाउड देखा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। अब ये क्लाउड था, इसकी रिफ्लेक्शन लेक में नीचे आएगी, तो कुछ ऐसे आ रही है, सी डैश बी द रिफ्लेक्शन, कल चेक होके मिल जाएगा। ठीक है, सी डैश बी द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक। तो यहां से आप रिफ्लेक्शन को देखते हो तो एंगल बन रहा है डिप्रेशन का 60 डिग्री। इसको याद ही करना पड़ेगा, ज्यादा मत सोचना कि क्या हुआ कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको रट्टा ही मार लेना, मैं इससे इजी और कुछ नहीं बता सकती। देखो ये क्लाउड था, ये पानी है, पानी के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन बनी, 0.20 मीटर ऊपर था, ऊपर देख रहे हो 30 डिग्री एंगल एलिवेशन का, नीचे देख रहे हो 60 डिग्री एंगल डिप्रेशन का। C dash is the reflection of the cloud. Find the distance of cloud from point A. वैसे तो आपसे ये पूछ रहा है, अदरवाइज आपसे ना एक हाइट ऑफ क्लाउड भी पूछी जाती है, इसमें लिख सकते हो फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। ठीक है, अब आप साइंस के बच्चे भी हो, साथ साथ आपको ये पता है रिफ्लेक्शन का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है ना, 9th में भी रिफ्लेक्शन की थी। ये मिरर है ना बीडी, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस रिफ्लेक्शन का पानी में होगा फ्रॉम द मिरर। क्या हुआ ना ये, बस इस पे यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपका साइंस का यूज होता है, दैट सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी इज इक्वल टू एच मीटर। पानी में है,
पानी मिरर हो गया ना। तो मिरर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है तो मिरर में भी ऑब्जेक्ट पीछे यही प्लेस आएगा, उसकी रिफ्लेक्शन भी यहाँ बनती है ना। मिरर पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट करता है, पता है ना आपको। तो अगर आप मिरर के पास आते हो तो इमेज भी पास में आ जाती है, अगर मिरर से दूर जाते हो तो इमेज भी आपकी उतना ही डिस्टेंस, उतना ही वो दिखाती है क्रिएट करके, कितना ही इल्यूजन क्रिएट किया, कितना ही डिस्टेंस वहां क्रिएट हो गया मिरर में और पीछे चले गए, है ना। रट्टा ही मानना पड़ेगा ये अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये समझ आएगा सिर्फ इसको इस बात से कि आपकी सी डी और सी डैश डी सेम होते हैं। वो कॉन्सेप्ट भी है कि अगर बीडी मिरर है, जितनी इमेज का डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ना। इससे डिफिकल्ट वो 9th में थे, 10th में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 मार्क का, फाइंड द रिफ्लेक्शन इफ एक्स एक्सिस इज द मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। हाँ, टर्म में आए थे 2020 का, जब कोविड से पहले फाइनल पेपर हुआ था ना, उसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, जिसमें मेरे बच्चों के फुल मार्क्स थे ना, वो बता रही हूँ। रिफ्लेक्शन वाज मैं तभी तो कह रही हूँ 9th के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं पेपर में। अब 9th के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, और अब के अगर 2020 का पेपर देखो तब भी डाला हुआ है। आपका टर्म पेपर देखो ना, तो उसने ऐसी कोई एक चीज दी हुई थी, उसमें ना ऐसा बनाया हुआ है, और ये लिखा हुआ है, ये वाला ऐसा फिगर से बनाकर लिखा है, ये 4 पॉइंट्स थे, ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, ये 9th में पढ़े थे। 10th में टर्म 1 में तो सर्कल्स करवाया भी नहीं था अभी तक, ठीक है ना। तो वो छोड़ कर आए थे बच्चे कि मैम पता ही नहीं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं, इसलिए कह रही हूँ कि वो कहता है कि आप 9th पढ़कर आए हो, आपको 9th भी याद है। चलो कोई बात नहीं, करो, इतना परेशान मत हो। अब ये हमने 2 ट्राइंगल्स फॉर्म किए हैं, ये भी 20 आ गया, दिस इज H-20, और ट्राइंगल ले रहे हैं AEC। इसमें ना रट्टा मारने वाली बात भी कुछ इतनी नहीं होती, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाता है ये ऐसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ जनवरी तक ले लो, अभी दिसंबर टेस्ट आप लोगे, पढ़ लेना उसमें अच्छे से, एंड यू विल रियलाइज कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर दूसरा ट्राइंगल आप क्या लेते हो, C-E-A, ये वाला आ गया, C-E और A, दूसरा ट्राइंगल हमने ये लिया। तो अब मैं लिखूंगी C-E अपॉन AE इज tan 60। C-E कितना होगा, H+20, बस इसमें यही एक चीज है, ये H+20 हो जाएगा। देखो ये वाला था, पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया। अब आप देखोगे 60 डिग्री वाला एंगल कौन से वाले ट्राइंगल में बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल आ गया, है ना। तो उसमें हमने लेनी तो tan की रेशियो ही है, क्योंकि मैं AE और इसका ही डिस्टेंस ले रही हूँ। C-E अपॉन AE tan 60 बन गया। C-E कितनी वैल्यू हुई, ये आपने H ली थी और ये 20 थी, H+20, हाँ उसका H-20 था, मतलब इतना ही, थोड़ा सा ये समझने वाला केस हो जाता है, बस इसके एंगल्स का ध्यान रखना। और AE आपने निकाला है H-20√3 इज इक्वल टू tan 60√3, तो H+20 इज इक्वल टू 3 इंटू H-20, H+20 3H-60, 2H इज इक्वल टू 80, हाइट ऑफ द क्लाउड इज 40 मीटर्स। 30-60 के एंगल्स हो इसी ऑर्डर में क्वेश्चन हो, ठीक है। ऊपर का एंगल 30, नीचे का एंगल 60, ये हाइट कितनी दी हुई है 20, जहां से क्लाउड को ऑब्जर्व किया, क्लाउड की हाइट कितनी आई है, डबल ऑफ 20 40 हमेशा। ये एक्चुअल क्वेश्चन 60 मीटर्स के साथ है, आंसर 120 आता है। बस ये नंबर्स याद रखना, मैंने क्या किया था लास्ट ईयर ना पेपर में ना, मैंने 45 कर दिया था, सबने 120 लिख दिया था आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 30 ऊपर 60 नीचे, वही होगा, 30 ऊपर ही होगा, हाँ 30 ऊपर 60 वैसे सेम आता है, कोई बहुत कम होगा कि चेंज करेंगे। 30 ऊपर 60 नीचे, इसका डबल ही बनकर आना है। आंसर अकेले मत लिख के आना, पूरे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आप श्योर हो जाओगे कि हमारा आंसर सही है। ये कल 50 दिया होगा तो आपको पता है मेरा आंसर 100 आना चाहिए। समझ में आ गया, ये रट्टा होता है।
मैंने बस आंसर रख लिया, मुझे पता है उसके आंसर ये आएगा। स्टेप्स में आपने आफ्टर अ टाइम ये प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है। दिसंबर के बाद जनवरी तक ना प्रैक्टिस अच्छे से मैथ्स हो जाएगी आपकी, क्योंकि इससे मुश्किल नहीं आ सकता, ठीक है। मैं कह तो रही हूँ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन जो उसने चॉइस में दिया, अभी मैंने सैम्पल पेपर चेक किया, वो मैं छुड़वा देती हूँ कि मुश्किल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पर पता नहीं औखा आएगा क्या है, कुछ नहीं पता। बट हाँ, जो भी है आप थरोली पढ़ोगे तो हो जाएगा पेपर। उसमें चॉइस दी हुई है, दूसरा वाला क्वेश्चन इजी दिया हुआ है, तो वो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा। कर लो तुम ना, अगर सच में कह रहे हो, अगर तुम एक मार्क्स ले सकते हो ना मैथ्स में, सिर्फ तुम प्रैक्टिस करो, और उसके बाद तुम वर्कशीट्स ले लो सारी जो भी मैंने करवाई हुई है, उसके सारे वो सॉल्व कर लो। किससे लोगे वर्कशीट? त्रिशा के पास सारी होंगी। 9th में 70s में तो आए थे, ऑनलाइन थे, कहाँ पढ़ रहे थे? कहाँ पे लगाई थी ट्यूशन? कौन से? हम्म, एज स्क्वायर थोड़ी ना अगर नगर में है। अच्छा, समझ गई। और वो उनको भी कराती हैं, आईसीएसई बच्चों भी पढ़ा रही थी, है ना, आईसीएसई के। हाँ, 9th में वहां पे थे, तो 9th में प्रॉब्लम क्या आई? 10th में भी वहां पे थे, प्रॉब्लम क्या थी उनके पास से? अच्छा, वो साइंस से कराते हैं। अच्छा, फिर सब साइंस चेंज की तो मैथ्स भी चेंज कर ली। अच्छा, अदरवाइज मैथ्स समझ आती थी वहां पे। Okay. फिर 10th 9th में पढ़े नहीं थे? हाँ, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए? 9th में मार्क्स जल्दी नहीं आते, 9th में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। इस बार तुम खींच लो मार्क्स, डाउट वगैरह जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई एक बुक मुझसे ले जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी, पढ़ लो। तुम पर वो 8 दिन का जो ट्रिप जा रहे हो, तुम्हारी मम्मा भी थोड़ा सा वरिड थी। एनसीईआरटी तो करना ही है बच्चे, इसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रास भी करने हैं, मैं सैम्पल पेपर के हिसाब से तैयारी शुरू करवा दूंगी, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है, इसके बाद 49th सेम वही क्वेश्चन है, 2 seconds फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड। यही सेम क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन अब बर्ड के साथ दे दिया, जो हेलीकॉप्टर वाले में थी। पहले बर्ड बैठा हुआ है टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। ट्री पे बैठा है बर्ड, आपने 45 पे चेक किया, वो उड़कर आगे गया और उसकी हाइट सेम रही। अब आपने एंगल एलिवेशन चेक किया, 30 डिग्री हो गया। बर्ड 80 मीटर ट्री पे बैठा हुआ है, ऐसे होगा ना, ऐसे बैठा हुआ है, आपने एंगल देखा ये 45, वो उड़कर ऐसे गया, अब एंगल जो है वो 35, तो उसकी स्पीड निकालनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। वही सेम क्वेश्चन है, वो बर्ड के साथ दे दिया, हेलीकॉप्टर के साथ दिया, बलून के साथ दिया। ये आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू। ये वाला लिख लो, 2 क्वेश्चन थे, मैंने इस वर्कशीट में लिखे नहीं है, अब लिख रहे हैं तो ये कर लो, ओवरऑल आप कर लोगे, बाकी भी इसके देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। मुझसे जो डाउट्स पूछने हैं आप पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको आंसर्स वगैरह सब दे दूंगी इसके। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें लिखा है द एंगल, ये 2 क्वेश्चन लिख लो, या पिक्चर क्लिक करके भेज दो, बेस्ट है, मैं लिखवाती रहूंगी। इतने ही सर, मैं कहती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस कर लो ना, आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर्ड है। हाँ, 50th सेम, 50th हो जाएगा, 50th बहुत मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ मैंने कलेक्शन की थी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा भी ना, मतलब इतने प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि इसके ज्यादा मतलब आने को तो कुछ भी आ सकता है। इसके इतने कर लो प्रैक्टिस, बहुत कवर हो जाएगा। मतलब कि ये है कि इतना, मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी आ जाए फिर कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 52 पहले करवा रही हूँ, ठीक है। 52 में देखो क्या दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ओपन करूं, है क्वेश्चन कि नहीं?
अब इसमें ना स्पीड ऑफ द प्लेन दी हुई है, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर स्पीड ऑफ प्लेन दी हुई है। ठीक है, होता क्या है बुक्स में ना बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दे देते हैं। नहीं नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे ओपन कर ले। एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, बनाओ इसकी फिगर। इट्स फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर्स पर आवर। बस इसमें इस वाले क्वेश्चन में ना और वो बर्ड और एरोप्लेन और बलून वाले क्वेश्चन में फर्क इतना है, इसमें स्पीड दी हुई है, उनमें स्पीड नहीं दी हुई थी। बनाओ इसकी फिगर। अब इस वाले क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चंस में क्या फर्क था, उसमें ना कोई डिस्टेंस दिया होता है, इसमें नहीं दिया हुआ। लेकिन इसमें स्पीड दी हुई है और साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम 2 सेकेंड्स का। मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो आ जाएगा। बस इसमें क्या है, स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एयरप्लेन, तो मैं एएस निकाल रही हूँ। इतना क्लियर आ गया, डिस्टेंस एएस निकाल रहे हैं। स्पीड इज 360 किलोमीटर, टाइम 2 सेकेंड्स है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ 3600 से। टाइम दिया हुआ है आवर्स में, स्पीड दी हुई है आवर्स में, और टाइम दिया सेकंड्स में। मैंने टाइम को चेंज कर दिया आवर्स में क्योंकि वो इजी लगा मुझे। यहाँ से आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1/5 ऑफ अ किलोमीटर, है ना। 1/5 किलोमीटर कितना हुआ, और क्या हुआ, 200 मीटर, क्योंकि हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री सारी मीटर्स में करते हैं। हाइट हमेशा मीटर में होती है, पता नहीं क्यों, है ना। तो कभी भी देखना मीटर्स, उसने अगर आपको दिया होगा ना हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो वो कभी किलोमीटर में नहीं लिखी होगी। हाइट इज ऑलवेज गिवन इन मीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया हाइट इज सॉरी डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इज 200 मीटर्स, तो ये भी 200 आ गया। अब उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द एयरप्लेन, तो ये एक्स निकालना है हमें। निकाल सकते हो, करो। इसको एक्स ले लिया। ठीक है, हाँ 200 ही लिखोगे ना, किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1/5 इंटू 1000 मीटर्स, तो ये आ गया 200। अब 0.5 किलोमीटर लिख रहे, 0.2 किलोमीटर लिख रहे हो ना, उससे भी कवर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे सबको ये, है ना। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में वैल्यू निकालो। ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल एस आर पी। ए क्यू अपॉन पी क्यू, और यहां से एस आर अपॉन पी आर। ये tan 45 और यहां से tan 30 डिग्री। tan 45 देकर तो और भी आसान कर दिया, h इक्वल टू एक्स आ गया। एस आर एच हो गया, मतलब कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है ना। h प्लस 200, tan 30 1/√3।
कैलकुलेशन देख लेना, मैंने एक दो स्टेप मिस किए हैं बीच में। एच और एक्स सेम आ गया ना, तो मैं इसको एच ही लिख देती हूँ फिर, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ आदत तब पड़ी थी जब कॉम्पिटिशन करते हो ना, तो आपको लिखना कम और सोचना ज्यादा करवाते हैं कि श्योर पेन शुड मूव लेस। अभी तो मैं कहती हूँ पेन चलाओ, जब कॉम्पिटिशन करोगे तो कहेंगे दिमाग चलाओ, पेन कम चलाओ, राइट। तभी तभी तो आंसर इतने क्लियर हुए हैं मेरे। रैंकिंग नहीं थी, मैंने उसमें नहीं किया था ना, मैंने वो कैट के लिए प्रिपेयर किया था, तो वहीं पर आई स्टार्टेड कोचिंग फॉर कैट। अच्छा काम था, मतलब मजा आता था वो करके, और उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए थे, ये सारे डाउट्स वगैरह कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनकर आया, उसके पीछे की सारी वर्किंग क्या है, वो सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई थी। नहीं, मैथ्स नहीं किया था, टीचर नहीं बनना था, बनना तो कुछ और था, बट हाँ आई लाइक्ड टीचिंग। मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, या मेरे फ्रेंड्स आते थे, दे यूज्ड टू कुछ भी करना हो तो मैं समझा देती थी, एंड दे यूज्ड टू से कि ये चीज तुम बहुत अच्छा करती हो, यू शुड ट्राई। तो मैंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। आई ओनली रिमेम्बर कि जब मैंने IMS ज्वाइन किया था तो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ कोचिंग लेनी है और कैट करना है, बट दैट प्रोसेस ऑफ टीचिंग वो सो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट वर्क। जॉब मिल जाती है ठीक है, पर जो आपको मजा आता है ना करा के ये काम, वो मजा बहुत, मतलब बहुत आता। तो आई लेफ्ट माय कैट एंड आई स्टार्टेड फुल फ्लेजेडली, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था, फिर तो मैं वही करूंगी। पढ़ाकर जो मजा आता है ना, मतलब पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। उस टाइम तो बहुत था, तो फिर मेरा कम काम है। कंटिन्यूअसली स्पीक फॉर 4 to 5 hours, वहां पे लगातार 2 2 hours के बैचेस होते थे, कंटिन्यूअसली 4 घंटे खड़े होकर, तो मैं फिर बैठी हुई हूँ। दैट वाज आल्सो वन ऑफ अ काइंड थिंग। और कभी कभी 6 6 hours भी होते थे जब लगातार आप हो। और सबसे अच्छी बात है, NIT के इंजीनियर्स आते थे वीकेंड बैच पर, उनका बैच लेना। तो यू कैन नॉट स्पीक एनी शिट, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बोल लोगे, उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनके लॉजिक्स चाहिए, उनको तो क्लैरिटी होती है क्यों और कैसे वो तुमसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनको समझाना एक अपने आप में टास्क था, बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो जब मैंने छोड़ा था 2010 में, बाय द टाइम इट हैड बिकम लाइक दिस कि कहीं भी जाना और कहीं ना कहीं मुझे कोई बच्चा मिल जाता था, लाइक मैम ये तो आप, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो वो एक जो, मतलब मैंने कहा था ना, रिकग्निशन होती है, वो बहुत अच्छी होती है। वो MNC में ठीक है आप काम कर रहे हो, बट अपना एक पर्सनल होता है आपका कि मुझे ये करके अच्छा लग रहा है। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और करवाना है इसमें, ये वाला पढ़ लो, कुछ बन जाओगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो, आप उस लेवल पर पहुंचे कि नहीं, ठीक है। और आज जहां पर मैं हूँ, आई एम लाइक एंजॉयिंग इट, मुझे अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ बैठती हूँ तो मुझे कुछ और ध्यान नहीं होता कि ये काम रहता है वो काम रहता है, बहुत कम टेंशन होती हूँ। आई आई दिस इज माई स्ट्रेस बस्टर बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे आके पढ़ाती हूँ आपको, तो मुझे एक स्ट्रेस बस्टिंग लगता है एक्टिविटी, ठीक है। चलो सेकंड 51st क्वेश्चन देखो। आप लोग बेचारे परेशान होते हो, मुझे अच्छा लगता है वैसे ये पढ़ाना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो क्या हुई है, मैथ्स को ना मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ गया। आप कहते हो ना कि पाइथागोरस कहाँ यूज करते हैं, तो बहुत जगह है जहाँ यूज करते हैं, आप रियलाइज नहीं करते, आप यूज कर लेते हो उस चीज को। इंटरेस्टिंग बहुत है। और मैथ्स एक ऐसी चीज है जहां पर आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको सारी चीजें दी हुई है। SST में रट्टा मारना होगा, SST में रट्टा मारना होगा, आपको नहीं पता, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सोचो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप कर लोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कहा है ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। एक टावर है, ऑफ कोर्स वर्टिकली होगा, ऐसे बनेगा, एट अ पॉइंट विच इज 120 meters अवे फ्रॉम द बेस। सिर्फ पढ़ो मत, इसको विजुलाइज करो। मैथ्स को, मैथ्स क्यों मुश्किल लगती है, क्योंकि मैंने हर बार आपको यही कहा है, आपको मैंने कहा A फॉर एप्पल, आपके दिमाग में एप्पल आ गया, आपको समझ में आ गया वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको लगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टावर क्या है, आप अगर इमेज बनाओगे ना उस चीज की, वो चीज बहुत जल्दी क्लियर होगी। एक टावर खड़ा है ग्राउंड पर, आप यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45 डिग्री। ठीक है। द मोमेंट 45 डिग्री दिया है, मुझे पता है ये भी 120 है। मैं लिखूंगी नहीं, पर मेरे दिमाग में आनी चाहिए ये चीज।
जहां 45 दिया है ना वहां पे मतलब क्वेश्चन इतना इजी हो गया, मुझे ट्रायंगल में वैल्यू समझ में आ गई क्या आएगी। हाउ मच हायर द टावर बी रेज्ड, अब इस टावर को कितना हाई करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट इज 60 डिग्री। आई रिमेम्बर एक बार मैं ना वहां गई थी कुफरी साइड, और वहां पर ना वो लेकर वो टेलीस्कोप लेकर खड़े होते हैं और वहां से वो आपको पॉइंट्स दिखाते हैं। तो आई यूज्ड टू से कि आपको कैसे पता लगता है कि ऐसे ऐसे मूवमेंट करनी है। तो देन आई रियलाइज कुछ नहीं है, उन्होंने एंगल्स फिक्स किए हुए हैं। वो कंपास अपनी लूज करते हैं टेलीस्कोप की, एंगल फिक्स करते हैं, यहाँ से वो पॉइंट देखो, यहाँ से वो पॉइंट देखो। देखना कभी जाओगे, अभी हिल स्टेशन पे पॉइंट्स दिखाते हैं ना आपको वो टेलीस्कोप से, तो सिर्फ वो एंगल्स को मेजर करते हैं। तो वही चीज है ये, कि इस एंगल पे ये दिखेगा, इस एंगल पे। वो बच्चे पढ़े भी नहीं होंगे पर उनको पता है ये एंगल ऐसे सेट कर दो आपको वो पॉइंट दिखेगा एग्जैक्ट। आर्किटेक्ट को चाहिए होती है माउंट एवरेस्ट में, या अर्थ और मून मूव कर रहे हैं तो कब उनकी कोलिजन होंगी, कौन सा किस स्पीड से आ रहा है, वो सब में। ठीक है, अच्छा। और प्लस जब ये शूटिंग गेम चलती है, नॉर्मल तो करोगे तभी तो एप्लीकेशन आएगी। नॉर्मल भी आगे आगे फॉर्मूलाज बने हैं। नहीं नहीं, फॉर्मूलाज बनते हैं बच्चे, फॉर्मूलाज को फर्दर आप यूज करते हो। ये तो तुम 90 डिग्री वाले कर रहे हो। अगर 30 40 70 और ये कितना आ गया 110 ये आ गया ना, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, लग जाती है 11 12 में। ठीक है, तो मतलब हर बार आप 30 60 90 पे नहीं ना फोकस रहोगे। हाँ, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लिखा है हाउ मच हायर द टावर बी रेस्ड, तो लेंथ द टावर बी रेस्ड बाय h मीटर्स, बस बन गया। बड़े वाले ट्राइंगल में लिखूंगी h प्लस 120 बाई 120 √3। समझ में आ गया ये? तो h इज इक्वल टू 120 √3 माइनस 120। आगे ना ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बहुत इजी हुआ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बाकी कल करेंगे। स्टैट्स में आपको कल तो मैं पेपर डिस्कस करवाऊंगी। स्टैट्स के ना एक दो क्वेश्चंस रहते हैं जो मुझे